आदाब साथियों, आज हमारे साथ फिर एक बार मसरूर हसन सिद्दीकी साहब एडवोकेट। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज मैं आपसे बात करने के लिए जो आपसे रूबरू हूँ, एक तो दारुल क़ज़ा का जो निफाज है उसके बारे में कुछ बात करेंगे और फतवा दारुल क़ज़ा और फतवे के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो बात फैलाई जाती है कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, ये हमारी अदलिया को जो है बाईपास करके मुसलमान लोग जो है अपना एक अलग कानूनी निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे आज कुछ बात करूँगा। क्या है पूरा मामला, तफसील से बताइए। मामला ये है कि दारुल क़ज़ा में का जो क़याम हुआ, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दारुल क़ज़ा कायम करेंगे, तो उसके बाद कुछ फैसले दारुल क़ज़ा से ऐसे आए जो इस एक तरीके से ये देखा गया कि जो कोर्ट्स हैं, हमारे अदलिया है, जो इंडिया का जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारा जुडिशल सिस्टम बना हुआ है, उसमें ये दारुल क़ज़ा एक तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं और दारुल क़ज़ा से वहाँ से फैसले होने लगे, वहाँ से जजमेंट पास होने लगे। जबकि दारुल क़ज़ा जो है आज के दिन में, आज़ादी के बाद भारत में जब से संविधान राइज हुआ और लेजिस्लेशन ने अलग अलग हमारे कानून बनाए, चाहे हम सीपीसी आईपीसी, जो वह तो खैर अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, लेकिन उनको बेस बनाते हुए जो बाकी कानून बने आज़ादी के बाद से हमारे जो कानून बने हैं, वो सबके ऊपर यकसा बराबर से लागू होते हैं। उसमें कोई तफरीक नहीं है किसी भी मज़हब के लिए। क्रिमिनल लॉ में भी सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके अंदर कवर होते हैं। इसी तरह सीपीसी जो है वो भी सबके ऊपर लागू होता है। सिर्फ पर्सनल लॉस जो होते हैं, हमारे फैमिली मैरिज से रिलेटेड, हमारे इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो सिर्फ हमारे पर्सनल लॉज हैं, उसमें हमें अलग से छूट दे रखी है। बाकी सारे सबके ऊपर यकसा कानून लागू होते हैं। मामला आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर में एक वाक़या हुआ था कि जहाँ पे बदकिस्मती से एक फादर इन लॉ ने अपनी बहू के साथ रेप कर लिया था और उसके बाद उनके जब शादी भी हुई, निकाह भी हुआ, तो मुफ्ती साहब ने वहाँ पे ये फतवा दे दिया कि अब ये इस औरत का निकाह ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके फादर इन लॉ ने इसके साथ रिश्ता बना लिया है। तो जाहिर सी बात है अब इसके बेटे के साथ इसका निकाह नहीं रहेगा, वो निकाह ख़त्म हो गया था। तो उस बात को देखते हुए काफ़ी उसमें हुआ कि भाई ये क्रिमिनल केस है, सीधा सीधा रेप का मामला था, क्रिमिनल ऑफेंस किया था, तो इसको खाली एक काजी मुफ्ती कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसमें अपनी इंटरप्रिटेशन या जजमेंट दे सकते हैं। तो विश्वलोचन मदान एक थे वकील साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा था कि दारुल क़ज़ा कोई और कोर्ट नहीं है और उनको किस तरह का कोई जजमेंट पास करने का इख्तियार नहीं है। वहाँ पे ये हुआ कि जो फतवा दिया गया था, तो वहाँ पे जज साहब ने दारुल क़ज़ा और फतवे को एक साथ इंटरप्रेट करने के लिए मिलाने की कोशिश कर दी उन्होंने, जो कि गलत था। वहाँ पे दारुल क़ज़ा का मामला नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक फतवा आया था और फतवे के ऊपर एक्ट किया गया था। तो फतवे को एक तरीके से ये कहा गया कि ये जजमेंट है, जबकि इस तरह का फतवा देने का इख्तियार नहीं था। दूसरी पार्टी उसके लिए राज़ी नहीं थी। तो वहाँ पे कहा गया कि दारुल क़ज़ा अगर कोई भी फैसला इस तरह का करेगी तो उसको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी मुफ्ती साहब को या काजी साहब को। तो वहाँ पर ये तय हो गया था। और लेकिन इसके बाद फतवे आते रहे, बदस्तूर फतवे आते रहे, या दारुल क़ज़ा जब हो गई तो लोग अपने फैमिली मैटर्स वहाँ लेके जाने लगे। तो वहाँ पे भी जो काजी हजरात बैठते थे दारुल क़ज़ा में, वो एज ए जज अपने आप को ट्रीट करने लगे और वहाँ से वो फैसले सुनाने लगे। जबकि काजी का रोल आज की डेट में आज़ाद हिंदुस्तान में सिर्फ एक मीडिएटर का, एक आर्बिट्रेटर का हो सकता है कि उसके सामने दोनों पार्टियां अगर राज़ी हैं तो वो अपना मैटर वहाँ ले जाए। वो भी सिर्फ फैमिली लॉ से रिलेटेड, उनका जो हमारा पर्सनल लॉ कहता है मैरिज से रिलेटेड वो मामला हो, निकाह का, तलाक का, खुला का, इस तरह का कोई मामला हो, या कोई इनहेरिटेंस का मामला हो जो सॉल्व नहीं हो रहा, जो कि फैमिली का मामला है और वहाँ पर जाके आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। आदमी अपने आस पास की दारुल क़ज़ा में जाए, किसी को अपना सालिस बना ले, मीडिएटर बना ले, जो काजी वहाँ बैठे हुए हैं, और उनकी मौजूदगी में अपना फैमिली का, प्रॉपर्टी का, कोई इनहेरिटेंस का मामला है, कुछ गिव एंड टेक करके आपस में तय कर लें, तो वो कोर्ट में जाने से भी बच सकते थे। और यह है कि वकीलों की फीस से भी बच जाएंगे और टाइम भी बचेगा। तो काजी का रोल इतना ही है कि वहाँ एज ए मीडिएटर सेटलमेंट करा दे वहाँ पे और उसको
इन राइटिंग ले आए ताकि वो बाउंड हो जाए दोनों पार्टीज उसको मानने के लिए। आज की डेट में भी जैसे कोर्ट्स कहती है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो काजी का सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन इसके बाद एक और फिर फैसला आ गया विश्वलोचन मदान का। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 2014 का केस था जिसमें ये मुजफ्फरनगर वाले फतवे वाली बात आई थी। इसी तरह एक मामला 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में आया था कि जहाँ पे एक औरत ने दारुल क़ज़ा को अप्रोच किया खुला लेने के लिए, और वहाँ पे जो काजी साहब थे उन्होंने हस्बैंड की बात ना सुनते हुए और एक तरफा फैसला सुना दिया कि आपका खुला हो गया है, आज से आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो वो हस्बैंड ने इसकी फतवे को दारुल क़ज़ा के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, सेक्रेटरी और वहाँ के दारुल क़ज़ा जिसने इंदौर की दारुल क़ज़ा का जो मामला था वहाँ के जो चीफ काजी थे उनको भी पार्टी बनाया था। तो उस फैसले में कोर्ट ने विश्वलोचन मदान का जो फैसला था 2014 वाला, उसको बेस बनाते हुए यही कहा था कि दारुल क़ज़ा कोई कोर्ट नहीं है और वहाँ जो काजी बैठे हैं वो एज ए जज वहाँ पे अपना आपको ट्रीट नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक मीडिएटर या सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर एक पार्टी खुला के लिए राज़ी नहीं है तो वो एक तरफा या एक्स पार्टी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकते कि खुला हो गया। काजी और मुफ्ती में क्या फ़र्क है? देखिए, काजी और मुफ्ती दो अलग अलग चीज़ हैं। इसके लिए आपको इसका पस मंज़र देखना पड़ेगा और हमें आज़ादी से पहले या उससे पहले जैसे हमारे जो इस्लामिक लॉ है उसमें देखना पड़ेगा कि काजी की पहले क्या हैसियत हुआ। पहले जहाँ जहाँ इस्लामिक स्टेट हुआ करते थे और या मुगलिया दौर हो या उसके अलावा भी और यहाँ पे हुक्मरानों ने हुकूमत करी 800-900 साल, जैसे कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, तो चाहे उसमें तुगलक रहे या स्लेव डायनेस्टी के ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह रहे या लोदीज रहे, तो इन सब के टाइम में क्योंकि ये सब मुसलमान थे तो इन्होंने एक तरीके से इस्लामिक लॉ को राइज किया यहाँ पे, चाहे लोगों के सिविल मैटर्स हों या क्रिमिनल मैटर्स हों, उसको इस्लामिक लॉ से ही हल किया जाता था। तो उसको नाफिज करने के लिए और जो उस टाइम का जुडिशल सिस्टम था उसको हेड करते थे वो काजी होते थे। काजी की अदालत होती थी, चाहे वो काजी पूरे सल्तनत के लेवल का चीफ काजी हो या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के या परगना या विलेज लेवल के काजी हो, वो पूरा एक जुडिशल सिस्टम हुआ करता था। जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो उसी तरह की एक हायरार्की हुआ करती थी काजी की। तो काजी का काम होता था उस टाइम एज ए जज। काजी जो होते थे उस ज़माने में मुगलिया दौर के या उसके बाद कुछ टाइम तक ब्रिटिश दौर में भी काजी जज की हैसियत से होते थे और काजी की कोर्ट में ही सारे मुकदमे जाया करते थे। काजी का काम होता था जजमेंट देना, और साथ में मुफ्ती जो होते थे, मुफ्ती का काम है ओपिनियन देना एज पर इस्लामिक लॉ। मुफ्ती जो होता है वो एक्सपर्ट होता है इस्लामिक फ़िक़ह में, जुरिस्प्रूडेंस में, और वो इंटरप्रिटेट करता है किसी भी मसले को इन द लाइट ऑफ कुरान, हदीस, सुन्नत और जो भी रिलीजियस हमारी बिलीव्स हैं, टीचिंग्स हैं, उस टाइम के जो कस्टम्स हुआ करते थे उसके बेस पे वो एक अपना ओपिनियन देता है किसी भी मैटर के ऊपर। चाहे तो उससे सवाल पूछा जाए एज ए मुफ्ती तो वो अपना फतवा देता है, या अगर वो जैसे उस ज़माने में कोर्ट होती थी काजी की, तो काजी की कोर्ट में जुडिशियल ओपिनियन देने के लिए वहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, तो उसमें मुफ्ती हजरात भी हुआ करते थे। तो मुफ्ती उसमें अपना ओपिनियन देता था एज पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो काजी साहब उस प्रिंसिपल जो ओपिनियन दिया गया उसके बेस पे और सारे हकाइक और दलाइल को देखते हुए काजी साहब अपना फैसला देते थे। तो फैसला देने का काम एज ए जज काजी का हुआ करता था, और मुफ्ती का काम होता है लीगल ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन देना। आज के दौर में भी लोग अपने सवाल मुफ्ती के पास लेकर जाते हैं, तो मुफ्ती का काम होता है कि कुरान, हदीस, सुन्नत, इस सब की रोशनी में वो अपना एक ओपिनियन दे दे किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर जो उसके सामने रखी गई है। मुफ्ती का काम ये नहीं होता कि उस ओपिनियन के पीछे पस मंज़र क्या है, उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, उसको इतना खुरेदने की या खोदने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने एक जो सवाल लिख के आया है वो सिर्फ वो सवाल देखता है, उसको ये नहीं देखना कि पर्दे के पीछे क्या है, हकीकत क्या है, वो हकीकत नहीं देख रहा। उसको जो सवाल रखा गया उसने सवाल की रोशनी को देखते हुए और कुरान हदीस की रोशनी में जो उसकी इंटरप्रिटेशन, जो उसके ऊपर चीज़ लागू हो रही है, अपना एक ओपिनियन दे दिया। और फिर सवाल पूछने वाले की ये मंशा के ऊपर है कि वो उस ओपिनियन को मानता है, नहीं मानता है या रिजेक्ट कर देता है। काजी एक्ट 1880
हिंदुस्तान में पहले भी लागू था, आज भी लागू है, और हैदराबाद, साउथ इंडिया, मद्रास, इन जगहों पे काजी एक्ट को नाफिज किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए काजी एक्ट 1880 को क्यों नाफिज नहीं किया गया? देखिए, काजी एक्ट जो लागू हुआ था सबसे पहले जब 1880 में हुआ, तो मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी, जहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तो सबसे पहले मद्रास में काजी एक्ट को लागू किया गया और उसमें लिखा था कि बाद में और दूसरे जो इलाके हैं अंग्रेज़ों के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ सब में काजी एक्ट धीरे धीरे नाफिज कर दिया जाएगा। काजी एक्ट को नाफिज करने का मकसद ये था कि काजी का बाकायदा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी और वो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, परगना लेवल पे काजी होगा और उनको असिस्ट करने के लिए अगर ज़रूरत होगी, कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे नायब काजी भी अपॉइंट होंगे। लेकिन उसके सेक्शन 4 में साफ तौर पे कह दिया जाए, काजी का काम सिर्फ एक तरीके से सेरेमोनियल होगा। आप समझ लीजिए जैसे शादी, आज की डेट में हम जैसे आज काजी को देखते हैं और काजी का काम सिर्फ इतना ही रह गया, हम ये देखते हैं भाई काजी साहब आ गए निकाह पढ़ाएंगे, तो काजी साहब का काम इतना ही रह गया कि वो निकाह पढ़ा देंगे, या निकाह से रिलेटेड अब जैसे मैरिज से रिलेटेड डाइवोर्स हो गया, खुला हो गया, उसकी कोई डीड बनवानी हो अपनी मौजूदगी में, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना हो, दोनों पार्टियां अगर राजी हो तो काजी उस सेटलमेंट को इन राइटिंग डिड्यूस कर देंगे और दोनों पार्टीज के साइन करा लेंगे। क्या ये सेक्शन 4 में लिखा है इस तरह? बिल्कुल, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि काजी को जो है एम्पावर नहीं किया गया, उनको कोई ऐसी कन्फर्मेंट नहीं हुई है कि उनके ऊपर कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास है। सेक्शन 4 में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है उनको कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। तो काजी का काम इस हिसाब से सिर्फ एक एज ए मीडिएटर या एक एज ए सेटलमेंट कराने के लिए एक आर्बिट्रेटर का काम है। एक तरीके से आप कह दीजिए वही ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अदालत के बाहर ही अगर आप अपने फैमिली मैटर्स को या इनहेरिटेंस के मैटर्स को सेटल कराना चाहते हैं एमिकबली विदाउट। आपने अब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहरीर किया इस बारे में कि काजी एक्ट 1880 को दिल्ली में लागू किया जाए? देखिए, काजी एक्ट का जैसे मैंने बताया ना कि सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, तो उसके बाद जो उससे मिले हुए साउथ के स्टेट्स थे, जैसे आज की डेट में कर्नाटका कह लें, आंध्र प्रदेश कह लें, तेलंगाना कह लें, वहाँ पे ये वक्फ बोर्ड इसको काजी एक्ट को लागू करता है और काजी को बाकायदा अपॉइंट करते हैं और काजी के साथ नायब काजी भी होते हैं। उनके डिवीज़न या जोन बांट रखे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप, कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें एक एसीपी हेड करता है, उसके नीचे एसएचओ होते हैं। तो उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हर जोन का एक चीफ काजी होता है और 2-3 नायब काजी होते हैं। तो वो उस चीज़ को देखते हैं और वहाँ पे उनको बाकायदा ऑफिस बना हुआ होता है। लोग अपने फैमिली मैटर्स जो होते हैं, शादी से रिलेटेड या शादी सोलनाइज कराना, मतलब निकाह वगैरह कराना, वो सब काजी कराते हैं। खुला का मामला हो, किसी का तलाक का मामला हो, काजी के पास जाते हैं, काजी उसको कराते हैं। तो वहाँ के ये वक्फ बोर्ड है, इस चीज़ का वो निफाज कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इस तरह का दारुल काजी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी इस तरह का काजी का नहीं हुआ है। हमने भी कई बार लेटर लिखे हैं कि काजी एक्ट को दिल्ली में नाफिज किया जाए और बाकायदा काजी का सिस्टम यहाँ बनाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो उससे ये भी होता है कि जैसे किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जोन का कहीं काजी बना दिया जाए तो वो उस जोन में काजी जो होगा वही उस जोन के एरिया के जुरिस्डिक्शन के जितने मामलात होंगे वो उस काजी के पास ही जाएंगे। ओवरलैपिंग नहीं होगी कि जुरिस्डिक्शन के बेस पे कोई दूसरे एरिया का काजी इधर आके निकाह पढ़ा दे या दूसरे एरिया का काजी इधर आके कुछ मामलात में फैसला करा दे। तो उससे एक सिस्टम बन जाता है। और मुझे तो ये मालूम है कि मद्रास में तो बाकायदा हमारे जानने वाले हैं डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र के फारिग हैं और बाकायदा उन्होंने चीफ काजी अपॉइंट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने। तो मैंने उनका लेटर हेड भी देखा है, तो उस पर बाकायदा लिखा होता है अपॉइंटेड चीफ काजी बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को, हमारे जो हक हैं, जो कानून के तहत हम हैं, हम उसको लागू कराएं। हमारे वक्फ बोर्ड्स की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पे भी वो ध्यान दें और काजी का जो सिस्टम है उसको सही तरह नाफिज करें। इस्लाम में खुला का क्या तरीका है? खुला का तरीका है कि लड़की को अगर निगलेक्ट किया जा रहा है, उसे मेंटेनेंस वगैरह नहीं दिया जा रहा, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, हस्बैंड अपनी अज़दवाजी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा रहा है और लड़की अपने आप को निगलेक्टेड फील कर रही है, तो वो उससे अलग होने को पेशरफ्त कर सकती है और उसको खुला कहा जाता है। उसके लिए वो बाकायदा उसको कहेगी मैं आपसे खुला लेना चाहती हूँ, इन राइटिंग भी कह सकती है, वर्बली भी कह सकती है।
काजी की मौजूदगी में फिर इस चीज़ का फैसला होता है। और जो कुछ इनका लेन देन होता है, कुछ अगर लड़के के कुछ ड्यूज़ हैं लड़की की तरफ, या लड़का कहता है कि मैंने कुछ खर्चा वगैरह किया है तो मुझे वो दिला दिया जाए, और वो अगर फाइनेंशियल मैटर वगैरह सेटल हो जाए, गिव एंड टेक हो जाता है और दोनों राज़ी हो जाते हैं, लड़का कहता है मैं खुला के लिए राज़ी हूँ, तो वो इन राइटिंग हो जाएगा और वो खुला हो जाता है और निकाह उनका ख़त्म हो जाता है। क्या इसमें लड़के का राज़ी होना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल, अगर आप आउट ऑफ कोर्ट जा रहे हैं और ये काजी की मौजूदगी में कर रहे हैं तो लड़के का राज़ी होना बिल्कुल ज़रूरी है खुला के लिए। और अदरवाइज कोई काजी को यूनिलेटरली कोई जुडिशल जजमेंट प्रोनाउंस करने की पावर नहीं है कि लड़का अगर राज़ी नहीं है या लड़के गैर मौजूद है, एक्स पार्टी अगर उसको करार दे दिया गया और काजी साहब ने इस तरह निकाह को ख़त्म कर दिया, तो काजी को ये पावर नहीं है आज की डेट में आज़ाद हिंदुस्तान में। उस ऐसे निकाह को ख़त्म करने के लिए लड़की को फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक हदीस में, तारीख़ में, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि एक सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरे जो शौहर हैं मुझे पसंद नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह ख़त्म कर दिया। देखिए, कहने से नहीं होता ना, वही बात है ना, कोई चीज़ कहने से नहीं होगी, उसका एविडेंस होना चाहिए। अब एविडेंस रिकॉर्ड करना, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना, वो इख्तियार काजी को नहीं है। रसूलुल्लाह की बात बिल्कुल अलग है। रसूलुल्लाह ने नहीं, ये दलील मिलती है कि उनका मिलती है ना, तो ये रसूलुल्लाह के ने कुछ ऐसा किया, उस टाइम क्या वजूहत रहेंगी, तो आप मुझे पूरी वजूहत बताएं कि मामला क्या था, रसूलुल्लाह की नॉलेज में क्या क्या बात लाई गई थी या नहीं लाई गई थी। इस चीज़ की दलील नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ काजी को ये इख्तियार इसलिए नहीं है कि काजी के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। सवाल ये है, किसी को एज ए विटनेस नहीं बुला सकता, काजी कोई रिकॉर्ड नहीं कॉल कर सकता, तो काजी इस तरह का सवाल ये है कि निकाह को ख़त्म करने के लिए क्या शौहर का राज़ी होना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुला इसकी क्या दलील है? इसकी दलील यह है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा शरीयत की रोशनी में। शरीयत में तलाक के लिए बिल्कुल खुलेआम, मतलब खुले तौर पे कहा गया है कि हस्बैंड तलाक दे सकता है, किन वजूहात में दे सकता है, वो सब है। खुला में भी इस तरह की वजूहात है, लेकिन लड़का आदमी की जो है उसमें रजामंदी होनी चाहिए, तभी खुला होता है। दोनों पार्टियां। क्या खुला में आदमी की रजामंदी ज़रूरी है? बिल्कुल, अगर आप काजी के पास गए हैं तो ज़रूरी है। बाकी अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जज साहब पूरा उसको मायना करेंगे कि किस तरह से खुला होगा या नहीं होगा, लड़की के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसे निगलेक्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एविडेंस की ज़रूरत है। फैमिली जो एक है ना, ये शादी को एक कोई मजाक नहीं है। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, दो आदमियों के बीच की बात नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच की बात है, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं और सब है। तो उन सबको देखते हुए इसको इतनी आसानी से सिर्फ औरत की बात पे ये बिलीव करते हुए कि जी मैं ऐसा खुला दे रही हूँ, चाह रही हूँ, इसने मेरे साथ ज्यादती करी है, तो काजी साहब के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को देख ले कि भी मैं ये लड़की कह रही है सच कह रही है झूठ कह रही है। उनके पास कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने की पावर नहीं है। उसके बाद उनको अपना कोई ऑर्डर जो है उसे नाफिज करने की भी उनके पास इख्तियार नहीं है। कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो अपना ऑर्डर कोई ऐसा पास कर दें तो उसे नाफिज कैसे कराएंगे। तो इसलिए इस सूरत में तो अगर म्यूचुअली एग्रीएबल सेटलमेंट हो रहा है खुला का, दोनों पार्टी राजी हैं, तो काजी साहब की मौजूदगी में तो इस तरह का खुला हो सकता है। अदरवाइज जैसे ये मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इंदौर बेंच का 2022 का, उसमें साफ तौर में कहा है कि दारुल क़ज़ा की वो इस तरह की कोई लीगल पावर नहीं है कि वो गैर मौजूदगी में या हस्बैंड की रजामंदी ना हो और वो एक तरफा इस तरह को खुला को प्रोनाउंस कर दे। मुफ्तियान कराम और काजी को शरीयत की, कानून की, मुसलमानों के कानून की, इस्लामी कानून की पूरी मालूमात होती है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ जल्दबाजी होती है या कुछ अपने आप को बड़ा दिखाने की बात होती है कि हमने ये फैसला कर दिया या हमारे पास ये अथॉरिटी है, जबकि कानूनी तौर पे उनके पास अथॉरिटी नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान में काजी को या मुफ्ती को कोई भी जुडिशल पावर नहीं है। जुडिशल पावर अगर किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान की अदालतों के पास है, या कानून के हिसाब से कोई लीगल अथॉरिटी बनाई गई हो, कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया हो जिसको कानून ने सैंक्शन दे रखी हो कि आप इस तरह के किसी चीज़ में ऑर्डर पास कर दे, सिर्फ वही ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन ये मुफ्तियान कराम पता नहीं किस वजह से इस तरह के
दारुल क़ज़ा में फ़ैसले कर देते हैं। मेरा पास खुद एक केस ऐसा है जिसमें लड़का काजी के सामने पेश ही नहीं हुआ और काजी ने एक तरफा सिर्फ लड़की का बयान कलमबंद किया, उनके 2 गवाह हैं उनके बयान कलमबंद किया। लड़की ने हालांकि काजी से ये बात छुपाई कि लड़के के ऊपर उसने 3 तलाक का एक FIR करा रखी है। जब से ये 3 तलाक को इलीगल करार दिया, लड़की ने उसको एज ए हथियार इस्तेमाल किया लड़के के खिलाफ और 3 तलाक का मुकदमा उस लड़के को कायम कर दिया और वो मुकदमा अभी चल ही रहा है। इसके बीच में उसने काजी को ये बताया हुआ है कि ऐसी कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और उसने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगाई खुला के लिए और काजी ने एक्स पार्टी लड़के की गैर मौजूदगी में खुला का ऑर्डर कर दिया। दारुल क़ज़ा से भी कई बार लड़के को नोटिस किया जाता है डाक के ज़रिए और लड़का पेश नहीं होता तो फिर खुला किया जाता है। क्या इसके बाद भी सवाल उठना मुमकिन है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि दारुल क़ज़ा के पास पूरा सिस्टम नहीं है। दारुल क़ज़ा फोर्सफुली किसी लड़के को बुला नहीं सकता। अगर कोर्ट से अगर ऐसा कोई जाता है ऑर्डर बुलाने का, नोटिस जाता है, वो नहीं आता तो कोर्ट उसके बाद एफिक्सेशन का ऑर्डर करता है कि उसके घर पे ये चिपका दो। और उसके बाद अगर कोर्ट को ये भी लगता है कि उस लड़के की प्रेजेंस है, उसने कोई ऑफेंस किया है, उसकी कोर्ट में मौजूदगी ज़रूरी है, तो वो बेलेबल वारंट तक इशू कर देते हैं। पुलिस के जरिए भी बुला सकते हैं। दारुल क़ज़ा के पास तो ये पावर्स नहीं है ना। कोर्ट के पास एक एविडेंस रिकॉर्ड करने का पूरा एक तरीका होता है। कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं कोई रिकॉर्ड रखा हुआ हो उसको कॉल भी कर सकता है। तो दारुल क़ज़ा के पास ये सारे इख्तियार नहीं है। और दूसरा, अगर दारुल क़ज़ा ही ये करने लगे तो फिर कोर्ट क्या करेंगे? तो दारुल क़ज़ा को वो मैंने आपको कहा कि सिर्फ वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है जो हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें एफर्ट्स भी कम होते हैं, इसमें वकीलों को जो फीस देनी पड़ती है सिविल कोर्ट्स में या क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में जाके, तो वो सारी उनकी फ़ीस भी बच जाती है। तो इसलिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमारी अदालतें भी बहुत आवाम जिनको मुफ्ती लक़ब से मुखातिब करती है, क्या वो लोग तमाम तर मुफ्ती की पढ़ाई किए हुए डिग्री याफ्ता हैं या सिर्फ लक़ब से ही मुखातिब किया जाता है? जैसे किसी को प्यार में डॉक्टर या डॉक्टर या किसी का नाम वकील रख दिया जाता है या किसी का नाम इंजीनियर रख दिया जाता है मोहब्बत में। क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं कि उनको प्यार से मुफ्ती मुफ्ती कहा जाता हो? ये लोगों के पास डिग्रियां भी होती हैं। देखिए, डिग्री होना एक अलग बात है, डिग्री है या नहीं है वो एक अलग बात है। कि चलिए मान लीजिए किसी के पास डिग्री है भी, लेकिन वो क्या इतना कैपेबल है? डिग्री मतलब एक पढ़ाई तो कोई आदमी ग्रेजुएशन करता है वो थर्ड डिवीजन में भी कर लेता है, कोई आदमी फर्स्ट डिवीजन में करता है तो वो नकल करके भी पास हो सकता है। तो उसकी काबिलियत तो उसके एक्सपीरियंस आने के बाद और वो किस तरह उसका परफॉर्मेंस रहा है उसके बेस पे कह सकते हैं कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। खाली डिग्री हासिल करने से काबिलियत नहीं आती। तो इसके लिए बाकायदा अगर कोई फतवा भी देना है किसी मतलब में तो एक बोर्ड ऑफ मुफ्तीज होना चाहिए। कोई एक इंडिविजुअल मुफ्ती कहीं से एक फतवा दे दे उसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर एरिया में एक बोर्ड ऑफ मुफ्तीज बनाना चाहिए। ये बोर्ड अगर बनाना चाहे तो बहुत अच्छी पहल होगी, या हमारी मिली तंजीमें इस तरह के मुफ्तीज का एक बोर्ड बना दें जहाँ पे तीन मुफ्ती हों या 5 मुफ्ती हों, और वो उस चीज़ को कोई भी सवाल उनके सामने कोई मैटर आए उस पर गौर करें और फिर उस पर अपनी राय जाहिर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम अपने किसी गली मोहल्ले में किसी कोई मस्जिद में कोई इमाम है, वो मुफ्ती है या नहीं हमें नहीं मालूम, हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं। अब हमारा उस इमाम पे मस्जिद के या उस मुफ्ती के ऊपर इतना अक़ीदा होता है कि हम सोचते हैं कि जो इसने कह दिया बिल्कुल सही होगा और हम उस पर अमल करने लग जाते हैं। बाद में चाहे वो पता लगता है कि ये जो फैसला इन्होंने जो ओपिनियन दिया था वो सही नहीं था, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। तो इसलिए इसको चाहिए कि मुफ्तीस के फैसले को कोई एक ट्रस्ट बनाए, बोर्ड बना दिया जाए मुफ्तीस का, जो इस तरह के ऑर्डर दे। ज़रूरी है कि हम अपने जो फैमिली लॉ के मामलात हैं, इनहेरिटेंस के मामलात हैं, उनको कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लें और मुफ्ती साहब का अगर ओपिनियन आ जाए, उनकी राय आ जाए कुरान और हदीस की रोशनी में, और दोनों पार्टी इस मुताल्लिका जो है अगर उस पर अमल करना चाहें तो बेहतर यही होगा कि हम उस पर अमल करें ताकि हम कुरान और हदीस की काजी एक्ट 1880 मौजूद है। दिल्ली वक्फ बोर्ड काजी एक्ट को क्यों नाफिज नहीं करता? क्या वजूहत है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? भाई करना चाहिए, लेकिन अब कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कानून होने के बाद भी हम
उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ये तो एक तरह की उनकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, जो एक जिम्मेदारी आयद हुई है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, वो अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाह रहा है। वो वक्फ बोर्ड आज की डेट में अपना काम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि वक्फी प्रॉपर्टीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। वो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वही समझते हैं कि वक्फ एक्ट के हिसाब से हमारे ऊपर जिम्मेदारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सही तरह मैनेज करने की, उनका इंतजाम करने की है, तो वो उसी के ऊपर अपना कंसंट्रेट करे हुए हैं, बाकी वो और किसी चीज़ पे नहीं कर रहे। बाकी मैं बताऊं कि दारुल क़ज़ा के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि जैसे मैं वो कहता हूं ना कि कहीं एक दो फैसले या एक दो फतवे गलत आ गए तो उसका इतना हवा हल्ला मच जाता है मीडिया के अंदर, तो पूरा एक तरीके से ये करार दे दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता दारुल क़ज़ा जो है यहाँ सारे फैसले गलत हो रहे हैं। इसके बारे में बॉम्बे में एक स्टडी हुई, बॉम्बे की एक दारुल क़ज़ा है एक इलाके की, वहाँ पे बताया गया कि 850 उन्होंने मान लीजिए उन्होंने एक सैंपल लिया, 850 फैसले हुए वहाँ के दारुल क़ज़ा में या सेटलमेंट हुए पार्टीज़ के बीच में, तो उसमें से सिर्फ 2 फैसले ऐसे थे 850 में से जिनको चैलेंज किया गया, वो भी सिर्फ हस्बैंड थे जो कि उस सेटलमेंट से मुत्तफिक नहीं थे, जो कोर्ट के अंदर गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दारुल क़ज़ा में आम तौर पे ज़्यादातर फैसले जो होते हैं वो जो फेयर होते हैं और सही इस्लामी तालीमात, कानून, कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं। उसको चैलेंज नहीं किया गया, 850 में से सिर्फ 2 ही चैलेंज हुए, तो इसका मतलब ये फेयर होते हैं। जो एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है दारुल क़ज़ा को कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है और मुसलमान अलग से अपना एक निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। मुसलमान अपना कोई अलग से निज़ाम नहीं चला रहे, मुसलमान अपने क्रिमिनल जस्टिस में जो है मुसलमान के लिए सबके लिए IPC और CRPC लागू होता है। मुसलमान के ऊपर और जितने भी मैटर्स हैं सारे सिविल लॉज हैं वो लागू होते हैं। मुसलमान का सिर्फ एक फैमिली मैटर्स है, शादी, तलाक, विरासत, ये मामले जो हैं ये सिर्फ एक पर्सनल लॉ है, जो कि हमारा संविधान 14, 15 और 29 इन सब में हमें अधिकार देता है कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अपने तौर तरीके, रहन सहन, अपना कल्चर, इस सब को संभाल के रखें और उस पर अमल करें। तो ये हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, हमारे नहीं और दूसरे भी और माइनॉरिटीज़ हैं उनके पर्सनल लॉज हैं, उसको भी संविधान ने इजाज़त दे रखी है कि हम अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलें। तो दारुल क़ज़ा में सिर्फ इतना ही होता है कि अगर दोनों पार्टीज राज़ी हैं और वो वहाँ जाएं अपना किसी बात का सेटलमेंट करने के लिए, तो काजी की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि वो एज ए मीडिएटर, एज ए सेटलमेंट वहाँ बैठ के उन दोनों का करा दे ताकि आगे इनको कोर्ट से जाने से बचे। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड भी ये कहता है, वो जिम्मेदारी लगाता है कोर्ट्स के ऊपर भी कि आप कोशिश करिए कि इन लोगों को सेटलमेंट हो जाए। CPC का सेक्शन 89 है, ऑर्डर 10 है, वो देता है, ऑप्शन देता है पार्टीज़ को कि वो अपने मैटर को सेटल कर ले आउटसाइड द कोर्ट। इसी तरह कोर्ट्स की जिम्मेदारी है ऑर्डर 32A CPC में कि वो सेटलमेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट कराए और पार्टीज़ को कोशिश करे कि वो विदाउट गोइंग टू द लीगल प्रोसेस वो अपने मैटर को सेटल कर ले। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना है, उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेंटर बनाए गए हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट जो बना है इतना पुराना था, अंग्रेज़ों के टाइम में बना, तो आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से भी यह है कि आर्बिट्रेशन के ज़रिए किसी की सालिसी के ज़रिए फैसला करा दिया जाए। तो अगर दारुल क़ज़ा में सिर्फ सालिसी के ज़रिए लोगों में बहामी फैसला करा दिया जाए बिना कोर्ट में जाए, तो दारुल क़ज़ा को इस तरह कटघरे में खींचना कि वहाँ सारे फैसले गलत होते हैं या ये एक ईविल इंस्टीट्यूट है। क्या आपको लगता है कि आपकी वीडियो जारी होने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड जल्दी से काजी एक्ट 1880 को लागू करेगा? नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। मैंने वीडियो क्या, मैंने इससे पहले तहरीरी तौर पे इनको भी लिख के दिया हुआ है। हाँ, कोशिश हमारी जारी रहेगी, हम दोबारा से, अभी तो बोर्ड नहीं है दिल्ली में, बोर्ड अगर CO साहब की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जिम्मेदारी है कि वो काजी एक्ट 1880 को जल्दी से दिल्ली वक्फ बोर्ड में नाफिज करें। ठीक है, आपका मशवरा है, अच्छी बात है। मैं CO साहब भी मेरे ख्याल से बोर्ड की बगैर अदम मौजूदगी में CO साहब भी इस तरह का कोई फैसला नहीं करेंगे। तो ये फैसला तो तभी होगा कि जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे काजी का सिस्टम हो जाएगा और
पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो जो मिसकंसेप्शन है कि दारुल क़ज़ा एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम है या दारुल क़ज़ा कोई ऐसे फैसले करता है जिससे हम अदालतों को बाईपास कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करें और ये बताएं कि मुसलमान अगर दारुल क़ज़ा में जा रहे हैं तो वो सिर्फ अपने पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं या हमारे पर्सनल लॉ से रिलेटेड हमारे जो फैमिली मैटर्स हैं या इनहेरिटेंस के मैटर हैं उसके लिए जाते हैं। जो हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हमारे लिए बना दिया गया है कि हम अपने फैमिली मैटर्स को आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हैं और उसके लिए ही हम दारुल क़ज़ा कायम करते हैं। और दारुल क़ज़ा सिर्फ एक मदद करती है लोगों को अपने मैटर्स को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करने में, ताकि उनका पैसा भी खर्च ना हो। दोबारा वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पैसा खर्च ना हो, उनकी रिसोर्सेज भी बर्बाद ना हो और बाहमी तौर पे बाकायदा जब कोर्ट में जाता है तो आपसे एक रंजिश मन में, दिल में एक मन मुटाव भी पैदा हो जाता है। फैमिली, जाहिर सी बात है फैमिली का मामला है तो भाई भाई हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या फादर या ब्रदर हैं तो उनका एक डिस्प्यूट होता है, तो आपसे रंजिश भी अगर कम होगी कि अगर हम बाहमी तौर पे फैसला कर लें। नहीं तो कोर्ट में सालों साल मुकदमा चलता है, इतने साल तक लोग दिल में वो रंजिश लिए घूमते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो दारुल क़ज़ा को प्रमोट किया जाए, लेकिन सिर्फ ये देखते हुए प्रमोट किया जाए कि काजी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो एज ए मीडिएटर, एज ए सेटलमेंट ऑफिसर, एज ए आर्बिट्रेटर वहाँ बैठे और अपनी सालिसी के अंदर दोनों पार्टियों को इस चीज़ पे राज़ी कर लें कि वो कोई म्यूचुअली एग्रीबल सेटलमेंट हो जाए उनका। अपने तौर पे वो उसमें पार्टी ना बने या अपने तौर पे उसमें कोई अपना जजमेंट ना सुनाए। अगर इस तरह का जजमेंट सुनाएंगे तो उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं होगी और वो बिल्कुल क़ानून में कलअदम होगा। तो इतना ही है कि दारुल क़ज़ा को प्रमोट करें, लेकिन फतवे जो दे वो सोच समझ के दे। काजी एक्ट 1880 को अगर अभी या बाद में अगर नाफिज नहीं किया जाता तो आगे आपका क्या इरादा है, क्या अगला कदम है? इसका इरादा तो यही है कि हम जो मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड्स हैं इंडिया में, पहले तो सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कहाँ कहाँ काजी एक्ट को लागू किया गया है और काजी इनका जो निज़ाम है वो कहाँ कहाँ कायम है, और जहाँ नहीं है तो उन वक्फ बोर्ड से पहले रुजू किया जाएगा और रुजू नहीं करते तो उसके बाद तो काजी एक्ट को लागू कराने के लिए फिर कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा बाय वे ऑफ रिट कि ये अपनी को काजी एक्ट को लागू करने को इनको डायरेक्शन दी जाए। तो यही तरीक़ा है इसका, और तो कोई तरीक़ा नहीं है। आप लोगों ने मेरा इतना वीडियो में मेरे बात सुनी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरी चैनल जो है शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए जो मेरे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया।